Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द मौर्यन एम्पायर। हमने हिस्ट्री का क्लास 9 की हिस्ट्री को हमने पढ़ना शुरू किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन से, फिर हम वैदिक पीरियड में पहुंचे। वैदिक पीरियड के बाद हमने देखा कि कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज हुआ और अभी उसके आगे हम आ रहे हैं मौर्यन एम्पायर में। तो इस समय के बाद जो समय आया था वो था मौर्यंस का, जिनके ऊपर जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी काफी इन्फ्लुएंस रहा था और इन्होंने भी इस टीचिंग को स्प्रेड किया था। तो हर बार की तरह इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे एक स्टोरी के साथ। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक इंसल्ट पूरे भारत की तकदीर बदल सकती है? एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर जो सीन आप देख रहे हैं ये बहुत समय पहले की बात है, जब एक विशाल मगध के रॉयल कोर्ट में एक बहुत ही काबिल, बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण पहुंचा था जिनका नाम था चाणक्य। लेकिन वहां के राजा नंद ने उनका भरी सभा में बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। अब बेइज्जती तो कर दी, लेकिन चाणक्य को गुस्सा आ गया। वही खड़े होके उन्होंने कसम खाई कि अब मैं इस नंदा वंश का सर्वनाश करके रहूंगा, मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। फिर क्या था, वो वहां से निकल पड़े और आगे जाके उनको मिला एक लड़का जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो थे वो ना तो कोई राजा थे ना कोई योद्धा थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, सपना पूरे भारत को एक साथ लाने का। फिर क्या था, चाणक्य ने उन्हें सब कुछ सिखाया, युद्ध सिखाया, शिक्षा दी और उन्हें बना दिया एक काबिल राजा, जो एक काबिल इंसान जो अपने सपनों को पूरा कर सके। समय बीतता चला गया। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा अगले राजा बने, उसके बाद बिंदुसारा के बेटे अशोका राजा बने। तो वो महान हमारे अशोका द ग्रेट राजा बन चुके थे। उनका सपना था चारों दिशाओं में विजय पाने का। तो उन्होंने क्या किया, कलिंगा का वो महायुद्ध, और वो युद्ध में उन्होंने अंत में देखा कि लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं और इससे उनका दिल पिघल गया। यहाँ पर राजा के दिल का परिवर्तन हुआ और उन्होंने उनको ये बात समझ आ गई कि असली विजय तलवार उठाने में नहीं है, बट करुणा से असली विजय होती है। और फिर क्या था, अशोका ने अपनी तलवार छोड़ दी और अपना जीवन धर्म, दया और शांति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रोड्स और काफी डेवलपमेंट करवाई। पीस का मैसेज पूरी दुनिया में स्प्रेड किया और उन्होंने सबको समझाया कि धर्म ही जीवन का असली रास्ता है। अशोका के बाद धीरे धीरे ये राज्य कमजोर पड़ता चला गया। उस समय के जो राजा थे उनमें वो बात नहीं थी और धीरे 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 एक महान साम्राज्य खत्म होता चला गया। 185 BCE में पुष्पमित्र संघ के जो लोग थे उन्होंने इनके मौर्यन एम्पायर के लास्ट राजा को मार दिया और इस तरह एक महान युग का अंत हो गया। लेकिन मौर्यन एम्पायर सिर्फ एक राजा नहीं था, मौर्यन एम्पायर था एक सोच का विकास, एक रेवोल्यूशन जिससे रिवेंज से राजनीति बनी और राजनीति से धर्म आया। और अभी हमारा नेशनल एम्बलम सारनाथ का अशोका स्तंभ हमें उसी समय की ग्रेटनेस की याद दिलाता है। तो चलो अब चलते हैं और चैप्टर में डीपर डाइव करते हैं, जहां पर हर राजा को पढ़ेंगे और उनके आइडियल्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर के साथ। तो मौर्यन एम्पायर को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हम उससे थोड़े से पहले वाले समय में जाएं, जहां पर नंदास थे। तो जो रूल था नंदास का वो नॉर्थ से ईस्टर्न इंडिया तक था, वो पूरा नॉर्थ और ईस्ट में फैला हुआ था। तो वहां के जो राजा थे उन्हें काफी अत्याचारी माना जाता था। उनका रूल काफी, मतलब वो अत्याचार करते थे लोगों पे, बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे और अपना पैसा, अपनी जमा पूंजी बढ़ाते जा रहे थे।
तो यहाँ पे जो धनानंदा थे वो उनके लास्ट रूलर थे जिन्होंने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली थी एक्सेसिव टैक्सेशन और एक्सटॉर्शन के साथ। अब यहाँ पर एंट्री होती है चाणक्य की। तो क्योंकि वो इस महान रॉयल कोर्ट में गए थे और वहां पर इन राजा ने, जो नंदा राजा थे, उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। उन्होंने बोला कि अब तो मैं रिवेंज लेके रहूंगा एंड ही एम्ड टू डिस्ट्रॉय द नंदा डायनेस्टी। फिर क्या था? सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस मुद्राक्षस एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, चाणक्य ने ट्रेन किया और ही ट्रेंड, इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा लड़का जो ना कोई राजा था ना ही कोई योद्धा था, लेकिन उसकी जो सोच थी, बस उसी सोच को देखते हुए उन्होंने उसको पढ़ाया, उसको ट्रेन किया और उसको इंस्पायर भी किया। और इस तरह से हमारे पास आ गया एक पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो ग्रीक रूल से अब लिबरेट हो चुका था। फिर क्या हुआ? फिर हुआ इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हमने पढ़ा था कि कैसे हुआ। पहले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट निकल गए, उसके बाद उन्होंने कहा चलो पंजाब को लेते हैं। अब उस पंजाब को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने कहा चलो मगध पे चढ़ाई कर देते हैं। उन्होंने वो चढ़ाई की, लोग तो ऑलरेडी परेशान थे वहां पर टैक्सेशन और एक्सटॉर्शन से। तो बिना ज्यादा मेहनत किए हुए राजा जी गए और अब आ गए हमारे मौर्याज। तो अब द फॉल ऑफ नंदास एंड द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये सब हुआ था 321 BCE में। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आते हैं टाइमलाइन। ये जो टाइमलाइन है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देख के ना इसको समझ लेना, क्योंकि डेट लाइन पर भी ना कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट स्टार्टेड अराउंड 321 BCE एंड लास्टेड टिल 185 BCE. So the prominent rulers were Chandragupta Maurya 321 to 298 BCE. उसके बाद उनके बेटे बिंदुसारा जो 298 to 273 BCE तक रहे। फिर अशोका जो 273 to 232 BCE तक रहे और उसके बाद उनके सक्सेसर्स 232 से 185 BCE तक रहे। लेकिन क्योंकि इन राजाओं में वो बात और वो जज्बा नहीं था, तो धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर जो था वो खत्म हो गया 185 BCE में। तो स्टार्ट कब हुआ था? अराउंड 321 BCE। तो ये जो डेट है ना, ये जो टाइम लाइन है, इसको आप थोड़ा सा समझ के याद रख लेना। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मौर्यन डायनेस्टी इन आवर हिस्ट्री? तो हमारी हिस्ट्री में ना ये मौर्यन डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंडियन डायनेस्टी जिसके डेफिनेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने बोला है, द एडवेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी मार्क्स द पैसेज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो ये जब ये मौर्यन डायनेस्टी आई थी, तो एक तरह से ना डार्कनेस से हमें लाइट की ओर जाने का ना एक होप मिली थी लोगों को, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेज। तो यहाँ पर ना हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं, जिसमें से फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज और दूसरे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो स्टार्ट करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के साथ। फर्स्ट इज मेगास्थीन्स अकाउंट। तो मेगास्थीन कौन थे? ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त मौर्याज कोर्ट। लेकिन ये किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? सेलिक्सिस निकेटर के, राइट? तो मतलब ये ग्रीक एम्बेसडर थे जो इनके कोर्ट में थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये इंडिया में कुछ अराउंड 5 साल तक रहे थे और यहाँ पर इन्होंने इंडिका नाम का एक पूरा
किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने पतलीपुत्रा की ब्यूटी के बारे में और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो उन्होंने यहाँ पर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था। इसी बुक में उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया था। अब ये भी बात सच है कि जो इसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ना, जो ओरिजिनली ये लिखा गया था, इट वाज लॉस्ट और फ्रेगमेंट रिमेन्स इन द ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स। तो इनके जो फ्रेगमेंट्स थे वो ग्रीक और लैटिन वर्क में मतलब हमारे पास रह गए थे। तो ही डिस्क्राइब्स पतलीपुत्रा as a large, beautiful, fortified with 570 towers, 64 gates, stone carvings and gardens। तो कुछ ऐसा इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक बहुत बड़ा सा एक साम्राज्य जिसमें एक जो काफी बड़ा था और ब्यूटीफुल भी था, जिसमें बड़े बड़े फोर्ट्स थे, उनकी पूरे जो किला बंद था, एक किले होते थे ना पुराने समय में, तो एक पूरा किला था जो पूरा बंद कर दिया गया था 570 टावर्स से। इसमें 64 गेट्स थे और इसमें स्टोन की कार्विंग की गई थी और बड़े बड़े गार्डन्स भी थे। फिर हम आते हैं कौटिल्यास अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य और चाणक्य हिस्ट्री में ये बोला जाता है कि ये दोनों ना सेम ही इंसान हैं। सो ही वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्ता। तो इन्होंने बुक्स लिखी थी ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस और इन बुक्स में इन्होंने वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वॉर एंड पीस के बारे में बताया था। तो इनकी जो बुक थी वो थी अर्थशास्त्र। ओके, अब आगे आते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट्स। तो ये जो इनकी बुक्स अर्थशास्त्र थे, इसमें 15 पार्ट्स थे। डीपली एनालाइजिंग द आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड द गवर्नमेंट वर्क। इट कंसिडर्ड यूनिक इन इंडियन लिटरेचर। तो इसे ना इंडियन लिटरेचर में काफी यूनिक चीज बताया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लिटरेरी सोर्स है दैट इज मुद्रा राक्षस। तो ये विशाखादत्त ने लिखा है और ये बेसिकली ना एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ये एक तरह का एक प्ले है फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी सीई, जो टाइम था गुप्ता पीरियड का। आगे आएगा गुप्ता पीरियड भी, तब पढ़ेंगे। तो ये 5th सेंचुरी सीई के टाइम का है। तो आपको याद है ना, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं, दिस इज 0 और अगर हम इस तरफ को जाते हैं तो मतलब तो और इस तरह अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इसको रिवर्स काउंटिंग में लेते हैं और अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं टाइमलाइन में तो इसको हम लेते हैं इन फॉरवर्ड काउंटिंग। ओके, तो हम बात कर रहे हैं 5th सीई विच वाज द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में ये बोला गया कि ये एक मतलब एक पॉलिटिकल ड्रामा के थ्रू दिखाया गया कि उस समय जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो कैसी थी। तो इसमें अच्छे से ये दिखाया गया, मतलब ऑल्दो ये मॉडर्न पीरियड का नहीं है बट जो राइटर हैं उन्होंने, ऑथर हैं, उन्होंने बेस्ट तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने नंदा डायनेस्टी को कैसे हटाया और उसके बाद उसमें कौटिल्य की जो प्लानिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। सो ही डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्ता टुक ओवर the Nandas, the role of Kautilya and also give insight into some of the religious life during that time. ओके, सो ये है वो पूरा एक स्केच, मतलब एक पिक्चर जो हमें ये दिखा रही है। देन कमिंग ऑन टू द 4th लिटरेरी टेक्स्ट विच इज द जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो जैसे हमने बात की थी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी काफी इन्फ्लुएंस रहा है इस डायनेस्टी पर। तो जो जैन टेक्स्ट थे वो बताते हैं कि चंद्रगुप्ता जो थे उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था जैनिज्म और वो अपना पूरा राज्य साम्राज्य छोड़कर चले गए थे और अब उन्होंने वो पूरी तरह वो बिल्कुल कठिन तपस्या जो जैनिज्म में लिखा गया है वैसा ही वो फिर फॉलो कर रहे थे। उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि जो अशोक थे उन्होंने कैसे बुद्धिज्म को, पहले उन्होंने बुद्धा को फॉलो किया और फिर उनके जो पीस के मैसेज थे वो दूर दूर तक पूरी दुनिया में पहुंचाए। तो यहाँ से भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। देन आते हैं पुराण। तो पुराणों में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं अबाउट मौर्याज, नंदास जो उनके पहले थे और उनके सक्सेसर जैसे कि संघ और आंध्रा। तो इन सब के बारे में पुराणों में भी जिक्र किया गया है। तो ये तो थे हमारे
पूरे लिटरेरी सोर्सेज। अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मतलब हम इनके आर्ट वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। सो इट इज द वर्क ऑफ आर्ट, राइट। तो इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं जिसमें स्तूपास, विहार्स, पिलर्स और केव्स हैं। ये हमें बताते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पॉलिशिंग, इंजीनियरिंग और ऑर्नामेंटेशन स्किल्स के बारे में। एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द आर्टिस्टिक एक्सेलेंस जो उस समय के लोगों में थी, कैसे पत्थर को ही काव कर करके इतनी सुंदर सुंदर चीजें बना देते थे। तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं इनके इंस्क्रिप्शंस पर। सो दे आर फाउंड ऑन पिलर्स, रॉक्स एंड इन केव्स। और ये हमें बताते हैं अशोक का जो धर्म था, जो उनका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, कैरेक्टर और पॉलिटिक्स के बारे में। और ये हमें यहाँ तक कि उस समय का एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके भी ग्लिम्स देते हैं। कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, कॉमन लैंग्वेज जो मॉडर्न उस समय लैंग्वेज यूज की जाती थी उसके बारे में भी हमें पता चलता है। अब आते हैं हम एडिक्ट्स ऑफ अशोका। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडिक्ट? सबसे पहले इसका मतलब होता है रॉयल ऑर्डर या फिर एक मैसेज जो एक किंग ने दिया है। तो अशोका की जो ये एडिक्ट्स थे, दे वर इंस्क्राइब्ड इन रॉक्स एंड पिलर्स, और टोटल ये थे 14 ऑन रॉक्स एंड 7 ऑन पिलर्स प्लस मेनी माइनर ऑन द रॉक्स। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एडिक्ट्स, क्योंकि ये हमें वहां के ऑर्डर्स के बारे में बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि इंडिया के अलग अलग एरियाज में जो रॉक्स और पिलर्स हैं उन पर एक तो ये लिखे गए हैं, और ये वहां के टाइम के बारे में हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। राजा कैसे रूल करता था, राजा की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, वहां की पॉलिटिक्स कैसी थी। फिर हम आते हैं कि इन एडिक्ट्स ने हमें दिया क्या है। तो ये जो एडिक्ट्स होते हैं इन्होंने हमें अशोका के थॉट्स और वैल्यूज के बारे में बताया। तो एडिक्ट्स क्या हैं? एक मॉरल, एक रॉयल ऑर्डर या फिर एक मैसेज फ्रॉम द किंग। सो नाउ एडिक्ट्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द मॉडर्न रूल। ओके, चलो अब कैसा शासन था, कैसा चरित्र था, कैसे वो दूसरी चीजों के बारे में उनको पता चला, हर एक चीज उनके एडिक्ट्स से हमें पता चलती है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स विच इज द सांची स्तूपा। तो ये जो सांची स्तूपा है, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा लाइक हिज हेयर, teeth and bones, and it was built by Ashoka in the 3rd century BCE near भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये उस समय जो वहां के एम्परर थे अशोक, उन्होंने बनवाया था। तो इसमें सांची स्तूपा में ना चारों तरफ गेटवेज हैं, और यहाँ पर बुद्धा के जीवन के बारे में बताया गया है और जटाका टेल्स के बारे में भी यहाँ पर बताया है। उनके जो जटाका टेल्स के जो सीन्स हैं ना वो भी कार्व्ड हैं, तो हमें जटाका टेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है सांची स्तूपा से। नाउ द स्ट्रक्चर, इट हैज 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शंस। ठीक है, the gateways have carved scenes from Buddha's life and Jataka tales. Then Buddha shown through symbols like wheel, lotus and people. तो व्हील, लोटस, पीपल के थ्रू इन्होंने बुद्धा जी को दिखाने की कोशिश की है। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट एम्परर ऑफ दिस मौर्यन डायनेस्टी। कौन थे इस मौर्यन एम्पायर के पहले राजा? कौन थे? पता होना चाहिए, कौन थे बताओ। तो ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको किन्होंने ट्रेन किया था? चाणक्य ने ट्रेन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनकी बेइज्जती कर दी थी एक रॉयल कोर्ट में वहां के राजा ने, जिनका नाम था नंद। ठीक है, नंदास जिन्हें हम बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें खत्म करके छोड़ूंगा। सो नाउ बिकॉज दे वर ग्रीडी पीपल, सो नाउ द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, सो ही वाज द चंद्रगुप्त मौर्य। he was considered a great ruler in the Indian industry and not industry but the Indian history, and he was the first emperor of the Mauryan dynasty. अब अगर हम इनकी बात करें तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में ना हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। इनकी लाइफ हमें वहीं से पता है जहां से ये चाणक्य के साथ मिले थे। सो ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन एम्बिशियस मैन, बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान थे, और एक यंग लड़का था, एक यंग मैन था जिसके दिमाग में एक सोच थी कि पूरे भारत को एक साथ लेकर आना है। और इसी सोच ने चाणक्य को बोला कि चलो इस लड़के को ही ट्रेन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ही जॉइंड अलेक्जेंडर्स आर्मी टू लर्न वॉरफेयर टेक्निक्स एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। तो
कुछ टेक्स्ट से हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने ना अलेक्जेंडर की आर्मी को ज्वाइन किया था, जहां पर इन्होंने मिलिट्री की टेक्निक्स, मतलब मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज और वॉरफेयर की टेक्निक्स के बारे में भी सीखा है। अब आते हैं हम रोल ऑफ चाणक्य, चाणक्य या कौटिल्य। ओके, तो हिज सक्सेस इज मेनली क्रेडिटेड टू, किसको जाती है, उनकी अब अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, अगर हम उनकी सक्सेस की बात करें, तो अगर उनकी लाइफ में चाणक्य नहीं आते तो शायद वो उस सोच तक नहीं पहुंच पाते, शायद पहुंच जाते, लेकिन काफी ज्यादा उनकी सक्सेस का श्रेय दिया जाता है चाणक्य को, जो कि एक वाइज और स्किल्ड ब्राह्मण स्कॉलर रहे थे उस समय के। तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को ट्रेन किया एंड ही बिकेम हिज चीफ एडवाइजर। ही हेल्प्ड हिम overthrow नंदा डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर। देखो, चाणक्य को कोई उनको ये नहीं था कि मुझे अपना राज्य साम्राज्य बनाना है और मुझे राजा बनना है। उनका था कि तुम में घमंड है, तुम तो अब गए, तो बस वही उन्होंने किया और उसके बाद एक अच्छे राजा को लेकर आए। तो सबसे पहले उन्होंने किया किसको कैप्चर, पंजाब को कैप्चर। तो पंजाब को उनको कैप्चर कब किया, जब अलेक्जेंडर चले गए वहां से। तो अब चंद्रगुप्ता को ना विद द हेल्प ऑफ चाणक्य उन्होंने एक छोटी सी आर्मी बनाई और पंजाब को कैप्चर किया एंड उन्होंने जितने भी ग्रीक्स थे वहां पर सबको बोला टाटा बाय बाय और निकल जाओ यहां से। अब ये हो चुका था, अब उन्होंने कहा कि वो जो मगध है ना, पूरा मगध मतलब ईस्ट से, नॉर्थ से ईस्ट तक पूरा फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो क्रूअल राजा है ना, ये जो ग्रीडी राजा है ना, इसको निकालने का टाइम आ गया है। तो आफ्टर गेनिंग द कंट्रोल ऑफ पंजाब ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब इन्होंने अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग किया। He invaded Magad and was ruled by unpopular Nanda dynasty. तो इन्होंने ड्यू टू पब्लिक डिसलाइक, जो लोग ऑलरेडी उनको पसंद नहीं कर रहे थे टैक्सेशन और एक्सटॉर्शंस की वजह से, तो चंद्रगुप्त ने इजीली उनको डिफीट कर दिया क्योंकि उनके अपने लोग तो उनको सपोर्ट कर नहीं रहे थे। सो ही बिकेम अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गए अब चंद्रगुप्त। सिलूकस in 305 BCE। अब सिलूकस कौन थे? सिलूकस बेसिकली एक ग्रीक जनरल थे ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके एक ग्रीक जनरल थे, ग्रीक ही थे और उनके अलेक्जेंडर के जनरल थे। सो ही रूल्ड मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया माइनर टू द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के थोड़े आगे तक अगर जाओ तो वो एशिया माइनर में आता है और उस रीजन को ना इन्होंने रूल किया था, ठीक है, उनको रूल कर रहे थे छोटे मोटे एरियाज में। सो ही ट्राइड टू कैप्चर इंडियन टेरिटरीज दैट वर नाउ द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब क्या हुआ, उन्होंने पंगा ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य से और उन्होंने बोला कि ये जो मौर्यन एम्पायर के अंदर थोड़ा बहुत जो इंडियन टेरिटरीज है ना, इनको अब मैं कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर एशिया माइनर को पर उनका राज था। लेकिन अब क्या हुआ, अब चंद्रगुप्त ने बोला कि अच्छा तुम आओगे और तुम अब अपना शासन चलाओगे बाहर से आके हमारे हिंदुस्तान में। सो द रिजल्ट ऑफ वॉर दैट चंद्रगुप्ता डिफीटेड सिलिकस एंड ही हैड टू सरेंडर द 4 प्रोविंसेस। तो इनको 4 प्रोविंसेस जो थी वो अपनी सरेंडर करनी पड़ी, हेरत, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान। एंड ऑल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्ता। तो पहले तो इन्होंने ये 4 प्रोविंसेस दे दी और फिर अपनी बेटी भी दे दी कि लो भाई अब तुम ही मेरे जमाई बन जाओ। तो अपनी बेटी की शादी भी उनसे करा दी। अब द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के जो सोर्सेज हैं हमने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? मेगास्थीन्स एंड चाणक्यास अर्थशास्त्र। मेगास्थीन जो थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने बुक इंडिका लिखी थी और वो 5 साल तक इंडिया में रहे थे। तो ये जो थे, सबसे पहले अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें अंडर Mauryan administration, so Mauryan king was an autocrat but he cared for the people's welfare. सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था कि जो राजा था ना वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होता था, लेकिन ये जो राजा था ना ये ऐसा नहीं था कि लोगों को परेशान करो, टैक्स लो, एक्सटॉर्शन करो, ये सब करो, ऐसा नहीं था। वो अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे और उनकी वेलफेयर के बारे में भी के लिए भी काम करते थे। सो ही वॉज हेल्प बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्हें मंत्री परिषद बुलाया जाता था। तो इनके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स में आते थे, इनके इंपॉर्टेंट जो मंत्री परिषद थे उनमें आते थे अध्यक्ष, जिन्हें सुप्रिटेंडेंट्स बुलाया जाता है। एक मिनट,
तो जिन्हें सुपरिटेंडेंट्स बुलाया जाता है, अमात्य जिन्हें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे, महामत गवर्नर्स, प्रदेशक रेवेन्यू ऑफिसर्स, राजूक जुडिशरी ऑफिसर्स एंड युक्त ट्रेजरी ऑफिसर्स। तो मतलब जो भी टैक्स लेना है, कलेक्शन करना है, जस्टिस देना है, रेवेन्यू या ट्रेजरी का जो भी काम है, उन्होंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में, जैसे आज हम अपने मिनिस्टर्स देखते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, बस वैसे ही उनकी पूरी मंत्रिमंडल में ना बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो उनके राज्य का ध्यान रखते थे। तो यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, तो 4 प्रोविंसेस थी। पहली थी मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी, राइट। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्ड बाय स्थानक जिन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बुलाया जाता है, और ग्रामिक जिन्हें विलेज हेडमैन बुलाया जाता है। जैसे विलेज वो पंचायत होता है, पंच जो होते हैं, बस वैसे ही था, वैसे ही इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था ना, रेवेन्यू ही एक्चुअली इनका ना जो लैंड का रेवेन्यू था वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। So the taxes ranged from 1/6 to 1/4 of the produce, कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/6 या 1/4 उनको देना पड़ता था। So it was collected from agriculture, forest, mines, kettles, tolls, not trolls, and trades. Now the revenue was used for paying the salaries, जो उनका मंत्रिमंडल था, जो उन्होंने लोग रखे थे, ऑफिसर्स थे, उन सबको पेमेंट के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए और पब्लिक वर्क्स के लिए उन्होंने इस सारे पैसे को यूज किया, मतलब पब्लिक से लिया और उन्हीं के वेलफेयर में उसको यूज किया, उसी सिस्टम को बेटर बनाने के लिए उन्होंने काम किया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, तो चंद्रगुप्त जो थे ना, उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 6 लाख से ज्यादा पैदल चलने वाले उनके सोल्जर्स थे, 30,000 से ज्यादा घुड़सवार थे, 9,000 एलिफेंट्स थे एंड अराउंड 8,000 उनके पास रथ थे। He was supported by efficient spy network to keep the king informed। तो उनके जो जासूस थे ना, वो भी हर जगह फैले हुए थे, जो जगह जगह की खबर जो थे ना वो उनको आके दे देते थे, अपडेट्स उनको पूरे मिल जाते थे। जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन थी पटलिपुत्र की, तो ये बेसिकली क्या था, मैगेंदीज ने यही बोला था कि ये इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती, मतलब मॉरियंस के टाइम पे ये उनकी कैपिटल सिटी थी। इट वाज सराउंडेड बाय मोट्स, हाई वॉल्स एंड द पैलेसेस वर मेड ऑफ वुड। बल्कि ये बोला जाता है कि यहाँ के घर, पैलेसेस सब कुछ वुड के बने होते थे, और यहाँ पर ना बड़ी बड़ी ऐसे हाई वॉल्स थी, और साथ में ना वो मोट्स बने हुए थे ताकि दुश्मन जो है ना वो वहां पर चढ़ ना पाए। देन सिटी मैनेज्ड बाय 30 मेंबर कमेटी डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड। तो ये जो पूरी सिटी थी ना, इसको 30 बोर्ड मेंबर्स जो थे वो इसको पूरा चलाते थे। 6 बोर्ड्स थे उनके पास। एक था, पहला जो बोर्ड था, इट वाज फॉर इंडस्ट्रीज एंड आर्ट। दूसरा बोर्ड था जो फॉरेनर्स आते थे उनकी नीड्स को ध्यान में रखना। तीसरा था बर्थ्स और डेथ्स के बारे में पता करना। चौथा था ट्रेड, कॉमर्स, वेट्स एंड मेजर्स के बारे में बताना। देन नेक्स्ट वाज द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनका QC डिपार्टमेंट था ये। टैक्स कलेक्शन, दैट वाज 10% ऑफ द सोल्ड गुड्स। तो टैक्स को कलेक्ट करना, मतलब जो भी आपने बेचा है उसका 10% भाई दे दो। नाउ दे ऑल्सो टुक केयर ऑफ द हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। हर चीज के बारे में उन्होंने ध्यान रखा, मतलब उन्होंने पूरी सिटी को ना पूरी तरह प्रॉपरली मैनेज करके रखा हुआ था। फिर आते हैं उनके बेटे बिंदुसारा। तो ये बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे ना, उन्होंने 23 ईयर्स तक रूल किया, फ्रॉम 321 to 298 BCE। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए और फिर ये जैन मॉन्क बन गए, मतलब जो जैनिज्म में हमने देखा है कि कैसे वो कड़ी तपस्या करते हैं, तो ये भी कुछ वैसे ही बन गए, मतलब उनकी तरह ही बन गए जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना चाहते थे। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली हैं, जो जैन टेक्स्ट्स हैं उनसे हमें पता चली हैं। फिर आगे उनके बेटे इन पावर जो हैं 298 to 273 BCE, और उनका नाम था बिंदुसारा। तो इनका जो रूल और रिलीजन था, तो इन्होंने कोई 25 साल तक रूल किया एंड ही फॉलोड द जैनिज्म बिलीफ बट डिड नॉट
लीव द थ्रोन लाइक हिज फादर। तो ऑल दो वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट उन्होंने ना अपना पूरा राज्य साम्राज्य छोड़कर वो नहीं चले गए। द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, तो ऑलमोस्ट ना अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि ये पूरे इंडिया में ना इन्होंने अपना राज्य बना लिया था, मतलब पूरा इंडिया को ना इन्होंने अपना राज्य बना लिया था, एक्सेप्ट फॉर जो एक्सट्रीम साउथ वाले पार्ट्स थे। तो अगर आप इसमें देखो ना, सो इट इज द एक्सटेंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्यस एम्पायर। तो ये जो आपको पिंक में दिखाई दे रहा है, तो मतलब एक तरह से ये जो ऊपर श्रीनगर वाला पार्ट था, इधर नेपाल भूटान ये नहीं थे, इवन ये वाला पूरा एरिया बांग्लादेश वाला भी, और नीचे आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात, पाकिस्तान, कांधार, हेरत, काबुल, तो ऑलमोस्ट ना इन्होंने एंटायर एरिया जो है वो कवर कर लिया था। और यहाँ पर ये वाला एरिया जो था वो बच गया था, जिसमें चोलास, पांडवास और केरल पुत्र थे, राइट। अब यहाँ के जो फॉरेन रिलेशंस थे, जो बिंदुसारा के टाइम के जो फॉरेन रिलेशंस थे वो कैसे थे, तो उन्होंने ना अपने जो ग्रीक्स थे उनके साथ ना बिल्कुल एक फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखे थे। तो इवन ही एक्सचेंज द एम्बेसडर्स विद एंटिकोस हु वाज द सन ऑफ सिलिकस। सो जो चाइनीज सोर्सेस थे वो ये बोलते हैं कि इनकी बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी और काफी ऑर्गेनाइज्ड इनका पूरा एम्पायर था। अब आते हैं उनके बेटे पर, जिनका नाम था अशोका। तो अब ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट मौर्यन रूलर्स। तो अर्ली लाइफ एंड द राइज टू पावर, तो ये पैदा हुए थे 302 BCE में। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा and he gained administrative experience as a governor of तक्षशिला एंड उज्जैन। तो ये उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर थे और वहीं से उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी हुआ। सो ही बिकेम द एम्परर आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 273 BCE। तो 273 BCE में ये बने एम्परर। तो इनके टाइम पर हुआ था वो फेमस कलिंगा वॉर, जिसकी डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, विच इज 261 BCE। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं अशोका, मतलब ये काफी एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, अशोका, जब अशोका रूल था, जब मौर्यंस के राजा अशोक थे। तो कलिंगा जो आज के प्रेजेंट डे ओडिशा में है, उस टाइम ना वो पार्ट नहीं था मौर्यन डायनेस्टी का, लेकिन अशोका की ना एक वो बोलते हैं ना कि उनका एक मन था कि जो भी है बस हर चीज पे बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी आसपास है जो तुम्हारे अंडर नहीं है उन सब पे कब्जा कर लो। तो कलिंगा एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और उनकी पॉलिसी थी कि एक्सपैंड करते रहो और बस जीतते जाओ। तो वो बस जीतना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये कलिंगा की वॉर हुई तो लोगों ने ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया कलिंगा के लोगों ने, लेकिन वो हार गए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब राजा वहां पर पहुंचे, अशोक जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग कैप्चर हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजर हो चुके हैं। इस चीज से जो किंग थे वो डीप शॉक में चले गए और उनको बहुत बुरा लगा और अपने कर्मों जो उन्होंने खुद काम किए थे उन पर उनको अफसोस होने लगा, अपने विचारों पर। फिर क्या हुआ, यहां पर हुआ अशोका का चेंज ऑफ हार्ट। सो वॉर बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये पूरा जो वॉर था ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया। नाउ ही बिकेम द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री टू गिव अप वॉर एंड फॉलो पीस। मतलब एक ऐसा राजा जो लड़ाई नहीं चाहता था और जो सिर्फ शांति चाहता था। ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। इनके जो दादाजी थे वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक जो थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर बने। सो ही वाज गाइडेड बाय उपगुप्ता, जो इनके गुरु थे उन्होंने ही एक्चुअली इनको बुद्धिज्म में इनको डाला। नहीं, ही रिप्लेस दिग्विजय विक्ट्री बाय वॉर विद धर्म विजय विक्ट्री थ्रू धर्म। तो पहले होता था कि दिग्विजय मतलब जंग करो और जीत जाओ, तो इन्होंने इस टर्म को बदलकर धर्म विजय रख दिया कि जो भी है वो धर्म से जीता जा सकता है और धर्म ही असली जीत है, धर्म ही असली सच्चाई है। द एक्सटेंट ऑफ अशोका's एम्पायर, सो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट एम्पायर्स इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था, सब कुछ जीत लिया था, काफी सारा एम्पायर इनका फैल चुका था और ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर था हमारे एंशिएंट इंडिया में। सो ही कवर्ड ईस्ट टू वेस्ट, ब्रह्मपुत्र असम से टू अरेबियन सी, नॉर्थ टू साउथ हिमालय से साउथ इंडिया रिवर पेनर तक।
Now, it included Nepal, Kashmir and even the parts outside India like Kabul, Herat and Kandahar, जो कि उनके दादाजी को ऑलरेडी गिफ्ट में मिल ही चुके थे। तो अब ये जो था ये और नीचे आ चुका था और अब कश्मीर, इवन नेपाल भी बोला जाता है, ये सब इन्हीं के अंडर आ चुका था। अब व्हाट इज धमा? धमा क्या है? अशोक का जो धमा था और बुद्धिज्म था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो धमा बेसिकली एक प्राकृत वर्ड है जो संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धर्म। अशोक ने बुद्धिज्म फॉलो किया बट हिज धर्म वॉज नॉट अबाउट रिलीजन। उनका जो धमा था ना, मतलब जो धर्म था वो रिलीजन नहीं था, इट वॉज अबाउट द कोड ऑफ गुड कंडक्ट, की मतलब अच्छे कर्म करो। ये उनका मानना था कि धर्म क्या है? अच्छे कर्म करना। इट इंक्लूडेड द वैल्यूज कॉमन टू ऑल द रिलीजन्स। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अलग बता रहे थे, जो हर धर्म में बताते थे कि अच्छा कर्म करो तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। एग्जैक्टली ये भी उन्हीं चीजों पर फोकस करते थे। तो इनके लिए गुड कंडक्ट वॉज द धर्म। नाउ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका's धर्म, पहली चीज रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो टू ओबे एंड ऑनर पेरेंट्स एंड टीचर्स। देन काइंडनेस टू यंगस्टर्स, जो अपने से बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। जो खुद से छोटे हैं या एल्डर्स हैं या बहुत सीनियर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, दे शुड बी पोलाइट, केयरिंग टुवर्ड्स द जूनियर्स। कि आजकल क्या होता है कि एक सीनियर जो है वो जूनियर के ना मतलब उसको तंग ही करके रख देता है, तो वो इस चीज में बिलीव नहीं करते थे, वो काइंडनेस में बिलीव करते थे। देन अहिंसा विच इज नॉन वायलेंस, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों में बोला गया है नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, सो ही स्टॉप्ड हंटिंग एंड ईटिंग मीट, तो ये प्योर वेजिटेरियन बन गए थे। देन टॉलरेंस, सो ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्ट्स? मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में जैनिज्म बुद्धिज्म में, इसका मतलब होता है ग्रुप्स। तो कोई भी रिलीजन है, चाहे तुम हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हो, चाहे जैनिज्म को, चाहे तुम बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हो या तुम किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि हम हर किसी को रिस्पेक्ट करें, हर रिलीजन को, हर ग्रुप को हम रिस्पेक्ट करें। ट्रूथफुलनेस, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड मोर इंपॉर्टेंट देन द रिचुअल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना सच बोलें, हमारे लिए सच बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिचुअल्स वी डू। जो हमारे आसपास जो रिचुअल्स हम करते हैं ना डेली लाइफ में, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच बोलना। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? हमें अपने पेरेंट्स से, टीचर से, अपने बड़ों से सच बोलना चाहिए कि नहीं? तो अगर हम सच बोलते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा काम है किसी भी रिचुअल को फॉलो करने से। नाउ द चैरिटी, हेल्प द पुअर, तो अगर हमारे पास कुछ है, अगर हमारे पास इतना है कि हम खुद भी खा सकते हैं और किसी की थोड़ी मदद कर सकते हैं, तो जरूर करनी चाहिए। एजुकेट द इलिटरेट एंड स्प्रेड द धर्म, तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा बच्चा है, शायद वो पढ़ सकता है, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो रोज पढ़ रहे हो ना, आधा घंटा उसको बैठ के पढ़ा दो, रोज आधा घंटा पढ़ा दो। सो दैट इज समथिंग that comes under the good things, right? Now the pure life, live simple life free of anger, pride, jealousy and greed। तो ऐसी लाइफ जियो जिसमें ना तो गुस्सा हो, ना कोई घमंड हो, ना ही कोई जेलसी, ना ही कोई ग्रीड। तो ये थे उनके मेन प्रिंसिपल्स। तो इन सारे प्रिंसिपल को पूरा 7 प्रिंसिपल्स हैं, अच्छे से आप इन सबको पढ़ लेना। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ अशोका एंड बुद्धिज्म, तो जब कलिंगा वॉर हुई उसने अशोका को पूरा चेंज करके रख दिया। ही बिकेम अ devoted follower of Buddhism. He was guided by his guru Upagupta and he gave up luxury, war and violence. He devoted his time, energy and wealth in spreading Buddhism. तो उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बट इंडिया से बाहर भी अपने मैसेंजर्स को भेजा और बुद्धिज्म को प्रमोट किया, पीस का मैसेज स्प्रेड किया। अब यहाँ पर ना एक और चीज आती है, सिमिलर टू हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बट विद मोर फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना वो बिल्कुल सिमिलर थी जैसे इनके दादाजी थे, दादाजी रखते थे अपनी प्रजा को और जैसे इनके पापा रखते थे अपनी प्रजा को, लेकिन उससे भी ज्यादा ये
पब्लिक वेलफेयर पे और ज्यादा फोकस करने लग गए थे. देन ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स, देन प्लांटेड ट्रीज, क्रिएटेड रेस्ट हाउसेस फॉर ट्रैवलर्स, ओपनड हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनिमल्स, ट्रीटेड पीपल लाइक देयर ओन चिल्ड्रन. तो जो उनकी प्रजा थी ना, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे मानते थे. देन ही धर्म महामंत्रास, सो ही अपॉइंटेड द न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर्स जो कि धर्म को स्प्रेड करें. तो इसके लिए ना उन्होंने पूरे ही मंत्री पद में ना कुछ और नए ऑफिसर्स अपॉइंट कर लिए थे. सो their role was to spread Ashoka's Dhamma and supervise official behavior. तो जो उनके मैसेज था, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, एक तो उनको स्प्रेड करो और जो उनके ऑफिशियल्स थे ना उनको भी सुपरवाइज करो कि क्या वो अच्छे से लोगों से बिहेव कर रहे हैं, क्या अपने जूनियर से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, जिस काम में उनको रखा है क्या वो कर रहे हैं. तो इसके लिए भी इन ऑफिसर्स के रोल्स में आता था. टू एंश्योर दैट पीपल आर हैप्पी, पीसफुल एंड प्रॉस्परस. ये भी इंश्योर करना कि जितने भी लोग हैं जिनको वो अपना बच्चा मानते थे वो खुश हैं, पीसफुल हैं और प्रॉस्परस हैं या नहीं. Ashoka himself went on tours to check if the orders were being followed. तो जो वो ऑर्डर पास करते थे उसको चेक करने के लिए वो खुद भी टूर पे जाते थे कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया लेकिन कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं पर कोई दुखी है. तो ये सब चीजें चेक करने वो खुद भी जाते थे. देन अशोका's प्लेस इन हिस्ट्री. अशोका को अशोका दी ग्रेट बुलाया जाता है बिकॉज ही इज believed a king should treat his subjects like a father treats his children. तो वो ये मानते थे कि एक राजा को अपनी प्रजा को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे एक बाप अपने बच्चे को संभालता है, अपने बच्चे को ट्रीट करता है, एकदम प्यार से, एकदम काइंडनेस से. सो ही प्रमोटेड ऑल रिलीजन्स एंड एल्डर्स, he respected all religions and elders and Buddhist values across Asia. तो उन्होंने एक तो प्रमोट किया कि सब रिलीजन्स की और एल्डर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उन्होंने बुद्धिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया. फिर आते हैं उनके जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, विच इज़ ही सेंट बुद्धिस्ट मिशंस टू बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका. अपने बेटे को महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को भी उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए भेज दिया. India's national emblem is from Ashoka's pillar at Sarnath. तो जो अशोका पिलर है सारनाथ में, वहीं से हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम लिया गया है because he was such a great emperor. Now, what was the reason of decline of the Mauryan Empire? मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, दादाजी ने बहुत अच्छे से पहले तो उनको वो क्रूअल नंदास से बचाया, फिर बिंदुसेरा आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से 23 इयर्स रूल किया. फिर उनके बेटे आए अशोक, जिन्होंने और अच्छे से रूल करके अशोका द ग्रेट का खिताब जीत लिया हिस्ट्री में. लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा डिक्लाइन हो गया. तो ये सब हुआ कि एंड ऑफ द एम्पायर क्या हुआ कि 185 BCE में पुष्यमित्र संघ जो थे, बेसिकली एक ब्राह्मण जनरल थे, उन्होंने लास्ट जो मौर्यन किंग था जिसका नाम था बृहद्रथ, तो उन्होंने उसको मार दिया. तो हुआ क्या था कि जो अशोक के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए थे ना, उनमें ना वो बात, वो दम नहीं था, मतलब उनके चलाने का तरीका वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसी का फायदा उठाया इन ब्राह्मण जनरल ने और इनके जो लास्ट मॉडर्न किंग थे उनको मार दिया. The empire was too large and hard to control. Weak successors after Ashok and too much spending on army and administration led to financial crisis. Then Ashok का जो पीस पॉलिसीज थी उससे आर्मी वीक होती चली गई, लोकल गवर्नर्स रिवोल्ट करने लगे और जो ग्रीक इन्वेजन्स थी वो शुरू हो गई फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. तो अब ग्रीक्स जो थे, पहले तो उनको भगाया था, अब वो फिर आने लग गए थे. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर. आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है. अब वीडियो देख लिया है, अब बुक को पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वापस आके वीडियो देखो. ये चैप्टर 100% आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. आप सिर्फ अब इसको एग्जाम में जाके रिवाइज करोगे बस. राइट, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.